नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सेना अध्यक्ष जनरल द्विवेदी ने कुछ खुलासे किए हैं, कुछ तैयारियों की तरफ भी इंगित किया है और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि डीजीएमओ स्तर पर आज पाकिस्तान को सचेत किया गया है, चेतावनी दी गई है कि ये जो खिलौने दिखाई दे रहे हैं आसमान में टहो लेते हुए, इन पर जरा अंकुश कर लीजिए। और ये एक डेवलपमेंट है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ लाइट वाले ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। उन पर भी सवाल पूछा गया था जनरल द्विवेदी से, तो उन्होंने कहा कि शायद वो ये टहो ले रहे हैं कि हमारी सेना का, यानी भारतीय सेना का कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि जनरल द्विवेदी ने कहा है कि सरहद के आसपास करीब 8 आतंकी ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठिकाने हैं, जो हमारी निगाह में हैं। तो अगर भारत जानता है, और ज़ाहिर है सैटेलाइट भी हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, नज़र रहती ही है, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि फिर स्ट्राइक क्यों नहीं की जा रही है, सीधे उनको ध्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है। कुछ और गतिविधियां हैं, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे और पाकिस्तानी सेना की क्या तैयारियां हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी गोइंग ऑन स्थिति में है, क्या अब समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो कब तक कि हम एक हैवी डोज अपने इस कुटिल पड़ोसी को फिर से दें। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के, मैं कहूंगा कि मास्टर, जिनके चैनल को आप बहुत प्यार से, स्नेह से सींच भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आदि अचिंत। तो उन्हीं के साथ सीधे जुड़ते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो ये जनरल द्विवेदी की कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस्ट क्या है? दूसरे जो उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की है 8 आतंकी कैंपों की, तो इन पर कब हमारी तरफ से अटैक हो सकता है या होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? देखिए सर, पहले तो मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने अपनी थोड़ी टैक्टिक चेंज करी है, ठीक है? वो पहले आपको दिखता होगा कि ये लोग जंगल-वंगल में अपने कैंप-वैम्प रखते थे। अभी इन लोगों ने जाके जो कैंप्स हैं वो ये लोग जो गाँव हैं छोटे-छोटे, उन गाँव के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर जाके ये लोग बैठ गए हैं। तो ये अपना पूरा थोड़ा बहुत टैक्टिक चेंज कर रहे हैं ताकि इनको टारगेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहे, क्योंकि जहाँ पे भी आप टारगेट करोगे, ये एक रोना रो के खड़े हो जाएँगे कि देखो जी, हमारे तो बच्चे मार रहे हैं, हमारी बीवियाँ को मार रहे हैं, हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वो बोलना शुरू कर देंगे। तो एक एक तो ये चीज़ है, तो आप ये इसका पूरा इस टाइम पे ऑब्ज़र्वेशन में चल रहा है कि भैया किस तरह ये लोग किधर पे बैठे हैं, और पूरी टैक्टिक्स आपकी भी चेंज होंगी सर। जैसे-जैसे ये लोग भी अपनी टैक्टिक चेंज करेंगे, आपकी भी टैक्टिक्स ये धीरे-धीरे करके चेंज होंगी कि अब ये यहाँ पर बैठे हैं आके, तो चलिए थोड़ा पिन पॉइंट आपकी जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स हैं, उसको आपको थोड़ा एकदम देख के करना पड़ेगा। दूसरा क्या है सर, ये कॉल आउट करना कि 8 कैंप्स यहाँ पर हैं, इतने टेररिस्ट इधर पे हैं, इतने टेररिस्ट इधर पे हैं। एक तो ये रेगुलर एक्टिविटी है, दूसरा पाकिस्तान को ये भी बताया जा रहा है कि भैया आपकी जितनी करतूतें हैं, उसके ऊपर हमारी नज़र बड़ी क्लियर है, एंड आप ठीक है, आप जो मर्ज़ी करते रहिए। उसका यू नो जो जमावड़ा होगा, उस पे जवाब हम ज़रूर देंगे, उसके अंदर कोई ड डाउट नहीं है। देखिए सर, ये जो एक गेम है, ये क्या होता है ना सर, भारत देश में लोग भूल जाते हैं कि भई ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली बांग्लादेश के बारे में, जिसको एक्चुअली सबने मिस कर दिया। उन्होंने बोला कि साहब, बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट है, हम लोग क्यों बीच में घुसे हैं इस टाइम पे? इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो ये उनका एक कहना था, और यही चीज़ हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं यार, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इस टाइम पे उनके साथ कुछ भी करना, इट डज़न्ट मेक सेंस, और आपके अगेंस्ट में जाएगा वो, कि एक टूटे हुए देश को आप ऑलरेडी तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, इतने बड़े हो के आप थोड़ा-सा संयम रखो, ये वो एंड ऑल दैट।
तो एक बड़ा क्लियर सा मैसेज उनकी तरफ से गया है कि देखिए आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उन पे नज़र रखते हैं। अब सर ये ड्रोन्स का जो चक्कर है, ये जो खिलौने आते रहते हैं। देखिए सर ये तो एक रेगुलर एक्टिविटी है, ठीक है? ये क्यों होती है सर? 2-3 वजह से होती है। पहले तो ये देखना चाहते हैं कि कहीं से कोई एक इन्फिल्ट्रेशन अंदर घुसने का कोई रूट-वूट खुला हो, कहीं पे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बर्फ ना पड़ी हो, कहीं पे कोई कोई फेंस डैमेज हो गई हो या कुछ हो गया होगा ऐसे जहाँ पर इनको कहीं रास्ता मिल जाए अंदर घुसने का। एक ये है। दूसरा क्या है कि सर ये लोग ऑल्सो ये देखते हैं कि भैया जहाँ से इनकी वल्नरेबिलिटी है, कि कल को कहीं रात को इनामी ना घुस जाए अंदर। यहाँ पर घुस के तांडव कर दिया तो हम क्या करेंगे फिर? तो इनको भी ये भी रहता है, तो वो दोनों तरफ से उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये देख-रेख के ड्रोन्स हैं सर, इसके अंदर इतना कुछ है नहीं क्योंकि अगर आप एक चीज़ ध्यान करेंगे, ये ड्रोन में जितनी भी इमेजेस आई हैं, सब में लाइटें जल रही हैं। वो ब्लिंक-ब्लिंक कर रहा है। तो ये यार बिल्कुल। शादी वाले ड्रोन भेज रहे हो इस तरफ और कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन करने के लिए आए हैं। आपकी टाइमिंग चेक करने के लिए आए हैं कि आप इतने एक्टिव हो जितने पहले थे कि नहीं थे। और वो उसका जवाब बड़ा क्लियर आ गया है। तीसरा चीज़ सर जब आप ये इस तरह के ड्रोन भेजते हो, ये अंदर नॉर्मली टेरिटरी के पूरी तरह अंदर नहीं आते। ये आपके एलओसी जो लाइन एक नो मैन्स लैंड होता है सर, बीच में, उनके बॉर्डर और हमारे बॉर्डर के बीच में एक गैप होता है। ये उधर पे घूमते हैं। तो उधर पे तो अब हमारे भी घूमते हैं, उनके भी घूमते हैं। चौथी चीज़ क्या है सर, जैसे मैंने बोला हमारे भी जाते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर रहा, कोई इनका बंदा कोई इन्होंने नया रूट तो नहीं ढूँढ लिया, कोई कोई जगह है जहाँ पर ये घुसने की कोशिश कर सकते हैं, कहीं पे फेंस काटी है, कुछ करा है, तो ये सब चीज़ें हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं जाके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊँ सर, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में एक तरह का इस टाइम पे क्रैकडाउन चल रहा है, ठीक है? क्रैकडाउन ऐसा चल रहा है सर कि जितने भी वीपीएन नेटवर्क्स हैं, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, इनके ऊपर काफ़ी हद तक अभी सुधाई चल रही है। 12 से 15 डिस्ट्रिक्ट मेरे हिसाब से 12 या 15 डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे वीपीएन बैंड है। 150 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में ले रखा है क्योंकि वो छुपके-छुपके वीपीएन की मैं बात कर रहे थे। और इससे आपको पता चलता है कि एक जो टेररिस्ट की एक कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी थी, उसके ऊपर कहीं न कहीं एक जोर से झटका लगा है। दिसंबर के महीने और जनवरी के बीच में अगर आप देखें ज़्यादा एक्टिविटी तो हुई नहीं, 1-2 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए, एक में तो 2 बंदे ठोक दिए थे। उसके बाद एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट में 3 बंदे पकड़े गए थे, एक जगह पे और एक जगह पे आई थिंक पूंछ के सॉरी राजौरी के रीजन के अंदर एक बंदा पकड़ा गया था जो काफ़ी पुराना मतलब ओल्डर बंदा था। उसकी एज कोई होगी 45-46 साल एंड 8 साल वो मिसिंग रहा है कश्मीर के पूरे नेटवर्क में से, उसके बाद से वो पकड़ा गया एक छोटी पिस्टल के साथ वो मतलब मशीन पिस्टल के साथ वहाँ पे पकड़ा गया था। तो ये जब पकड़े गए होंगे सर, इनकी फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होती है, फिर और भी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। फिर बीच में शबाना अहमद या शाज़ना अहमद करके एक लड़की 35 साल की लड़की कोटली पीओजेके की यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कराई गई पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। तो इसके ऊपर भी काफ़ी बवाल मचा था कि ये लड़की क्या घुसी है, यहाँ पर क्या करने के लिए घुसी है। मेरा जो एनालिसिस कहता है सर और मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा जो एनालिसिस कहता है क्योंकि इसके बारे में फोर्सेस तो बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठे में रखते हो तो आपको दिखता है कि कहीं न कहीं एक तो क्रैकडाउन है, जिससे थोड़ा-सा इम्पैक्ट इनके ऑपरेशंस पे पड़ा है, जहाँ पर इनका जो कम्युनिकेशन पैटर्न है सर वो टूट गया है। या तो टूट गया है या बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। क्योंकि इतनी डेस्परेशन देखना और जो ये ड्रोन्स इन्होंने भेजे हैं, इसके अंदर से मिला क्या है सर? 1-2 तो ड्रोन जो शूट डाउन करे उसमें से मिला क्या? उसके अंदर थोड़े बहुत ड्रग्स थे, एक आधा सिम कार्ड था, थोड़ी बहुत एम्युनिशन थी और थोड़े पैसे थे। तो ये आपको बताता है कि साहब कहीं न कहीं इनका कुछ कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है। एंड वो गैप जो है अब उसको कहीं किसी न किसी तरह से ये लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं तो कुछ कम्युनिकेशन लिंक अप हो। और ये मैं नहीं बोल रहा कि जितने भी टेररिस्ट हैं उनके साथ कम्युनिकेशन टूट गया है, ऐसा नहीं होता सर। क्योंकि जितने भी ये टेररिस्ट होते हैं, ये इंडिविजुअली काम करते हैं, मतलब अलग-अलग काम करते हैं, अपने अपने मनमर्जी से काम करते हैं। क्योंकि अगर ये साथ में हो तो एक पकड़ा जाए तो पूरा इनका सेल टूट जाएगा, सारे पकड़े जाएँगे। तो उसी वजह से क्या होता है कि ये लोग एक जो इनका सेल होता है उसको सेपरेट रखते हैं, दूसरे के सेल को अलग रखते हैं, तीसरे सेल को अलग रखते हैं, चौथे तो एक कोई मोटा सेल है जो मतलब कहीं पे बहक गया है। आज जैसे एक बंदे का एनकाउंटर इस टाइम पे चल रहा है, गोली-वोली चलाई है जो उसने किश्तवाड़ रीजन में या कहीं पे मेरे ख्याल से।
वहाँ पर पता ये चला कि वो अपने जो गुड्स है वो सेपरेट हो गया, उसके पास खाने-पीने को कुछ था नहीं, उसने बड़ी मुश्किल से कहीं से खाने-खूने का जुगाड़ करा और लोगों ने वहाँ पर बता दिया कि यार ये बंदा थोड़ा फिशी सा है, टेररिस्ट-वुरिस्ट है और जैसे ही सेना को बताया वहाँ पर फिर एनकाउंटर शुरू हो गया। तो कुछ तो चल रहा है सर वैली में इस टाइम पे जहाँ पर क्रैकडाउन भी है, सुताई भी है और उसपे हिंट आपको आज आर्मी चीफ ने दे दिया है। और यहाँ तक भी ये बोला है कि हमने पाकिस्तान को बड़ी क्लियरली वार्न करा है कि यार ये बेवकूफ़ी बंद करो। ठीक है? जब हमको कुछ करना होगा हम अपने आप कर-कुरा के खत्म करेंगे लेकिन तुम ये बेवकूफ़ी बंद करो बिकॉज़ ये चलेगी नहीं कहानी। तो बड़ा क्लियर वार्निंग है सर इसके अंदर देखिए हमको इसको समझना इसी तरह चाहिए कि पाकिस्तान को ना रेगुलरली ऐसी वार्निंग जब तक आप धमकियाँ नहीं देते रहोगे तो फिर उसकी बेवकूफ़ी चलती रहेगी। एंड हम देख रहे हैं इस टाइम पे हमास के बंदे कश्मीर में वो जो पीओजेके में आए हैं, पंजाब में आए हैं वहाँ पर और पिछली बारी भी हमास के बंदे आए 10-15 दिन के अंदर यहाँ पर कुछ हो गया था। पहलगाम में हमला हो गया था। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे होंगे सर। तो उन्होंने अपनी लेवल पे एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई ज़रा तमीज़ से रहो, नहीं तो तमीज़ सिखा दी जाएगी आपको। जी। और आदि जी, ये नए-नए खुलासे हो रहे हैं कि कुल मिलाकर के पाकिस्तानी सेना के 100 सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 4 दिनों के दौरान। तो ये इन्फॉर्मेशन राहुल गांधी और कुछ दूसरे लोगों को दी जानी चाहिए, जो पूछ रहे थे कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने राफेल गिरे। इन लोगों की आत्मा को शायद शांति मिले। सर अब इनके आत्मा को शांति तो मुझे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी सर क्योंकि मेरे हिसाब से तो भड़क जाएगी और ज़्यादा। अ, देखिए सर इनको बता के इनको सब कुछ पता होगा सर क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके पास रिपोर्ट्स भी आती हैं, सब कुछ आता है। तो इतने तो बेवकूफ़ नहीं है ये लोगों को नहीं पता होगा क्या चल रहा है। बट अब राजनीति के चक्कर में ये लोग क्या-क्या नहीं कर जाते तो वो आपको भी पता है। आज दोपहर में मैंने थोड़ी-सी एनालिसिस करी सर अपने चैनल के ऊपर जहाँ पर मैंने दिखाया कि भई काफ़ी F-16s और JF-17 जो हवा में मारे हमने। एक डिंगा करके जगह है, जहाँ पर F-16 के काफ़ी पार्ट्स और ये सब चीज़ें हैं जो बाहर निकली हैं। तो ऐसे बहुत-बहुत देखिए सर एक चीज़ होती है आप थोड़ी चीज़ थोड़े समय तक छुपा सकते हो, सब चीज़ सब समय तक नहीं छुपा सकते। ये बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, आप नहीं कर सकते वो। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप सब चीज़ सब समय छुपा के रख लो। तो उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़े टाइम तक छुपा के रखी हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे करके सर क्या होता है, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बाहर आएगा। और जब ये आएगा इसको रोकना, इसको पलटना या इसको कुछ इधर-उधर करना बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए। और ये कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी बेवकूफ़ी करें कि किसी तरह से वो पूरा जो जो बातें चल रही हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएँ। तो ये तो सर अब क्या बोलें ऐसे लोगों को अब कि भाई साहब अम ये देखो 100 बंदे मर गए हैं, 150 बंदे मर गए हैं और ये तो सर इन्होंने बताया 100 बंदे जो मरे हैं सिर्फ़ एलओसी पे एक्शन पे। जी, तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन सिंदूर का नहीं बोला, उन्होंने बोला कि सिर्फ़ एलओसी पे जो एक्शन हुआ है, उसी के अंदर 100 बंदे मरे हैं। अब एलओसी पे तो सर बहुत वहाँ पर एक्शन हुआ, उसके बाद आपने जो अंदर मारे हैं इनके वहाँ पर, उसके बाद आपने जो एयरफ़ील्ड्स में मारे हैं, इनके जहाज़ गिराए हैं, इनके कमांड सेंटर्स में मारे हैं, तो कम से कम नहीं तो आप कैज़ुअल्टी रेशियो देख रहे हो कि 300-400 तक मिनिमम गए हैं इनके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे लगता तो है वॉच टावर में बैठे हुए होंगे। वहाँ से जो गुस्ताखियाँ की थी इन्होंने, तो वहाँ निपटा दिया होगा इनका। हाँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैज़ुअल्टीज़ हैं। अब देखिए सर लोग बोलेंगे आर्मी चीफ का इस टाइम पे ख़ैर मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो एकदम वीक थी एंड अगर सोशल मीडिया नहीं होता और हम मैं खुद तो क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा बट काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया में लोग हैं, जो इन चीज़ों में काम करते हैं, अगर वो नहीं होते तो काफ़ी हमको हानि होती है इसके अंदर। लेकिन सर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी हमारे देश के वासी हैं और हमको ये हमारा ये करना कर्तव्य है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम करेंगे। अभी भी करेंगे और आगे भी जाके करेंगे, कोई कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। बट सर एक सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? एक बड़ी चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि आप देखेंगे अ, ये जो पूरा आर्मी चीफ की तरफ से ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं कि साहब ऐसा है, आप ये सब चीज़ें बंद करो, ये ना करो। ये एक वार्निंग के तौर पे पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि कल को जब हम तेरे को ठोकेंगे भाई तो रोना मत, क्योंकि हमने तुमको बताया है कि साहब ये चीज़ें होने वाली हैं। हमने तुमको बोला है कि हम मारेंगे तुमको पकड़ के। तो एक उसी तरह से बोला जा रहा है कि साहब
ये अब आपका टाइम आ गया है और आपकी सुताई होने वाली है। तो अच्छा बिल्कुल। है सर, आप आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आने मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले तो हमारी देश की आर्मी कभी बोलती नहीं थी। ठीक है, तो अभी बोलना शुरू हो गई है, तो बहुत बढ़िया है सर। लेकिन ये कितने बेशर्म लोग हैं, इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी डिफेट, 4 दिन में आप घुटनों पर आ गए। पहले आप फील्ड मार्शल बन के बैठ गए, इसके बाद आप तीनों सेनाओं के प्रमुख बन कर के बैठ गए। दुनिया भर की आपने इम्यूनिटीज ले ली कि ताजिंदगी मुझ पर कोई मुकदमा नहीं होगा और मेरी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। और सुनते हैं कि अब सेना के भीतर भी, जैसे वहां के एयर चीफ मार्शल के बारे में सूचनाएं आ रही हैं कि वो धड़ाधड़ कई देशों की यात्राएं कर रहा है। ये सब आसिम मुनीर की रजामंदी से हो रहा होगा, या जिस तरीके से ये एक कमांडर्स की मीटिंग ले रहा था और एक मोटा सा जो है वो ग्लास जिसको बुलेट प्रूफ कहा जा रहा है, उसके पीछे बैठ करके संबोधित कर रहा था, तो ये अपनी ही सेना से और अधिकारियों से डरा हुआ है। देखिए सर, ऐसा है, ये जो पूरी करतूतें हैं ना सर, जिस तरह से ये लोग चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखती है सर। देखिए, पुरानी एक हिस्ट्री भी तो है ना सर, जो इस देश में हुआ है। पहले भी तो अगर आप याद करें, जो कौन था? मुशर्रफ के ऊपर हुआ था अटैक। हाँ, इसके एयरफोर्स वालों ने मुशर्रफ के ऊपर ही अटैक किया था। है ना सर? तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में होती रहती हैं, कि भई आर्मी चीफ को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक चीज़ आसिम मुनीर के साथ जो स्पेशल है सर, कि इसने सबसे पंगे ले लिए। इसने सिंधियों से पंगे ले लिए, इसने बलोची से पंगे ले लिए, इसने केपीके में पंगे ले लिए, इसने अपने जर्नैलों से पंगे ले लिए, अपनी एक्सटेंशन करा के उसके बाद अफ़गानियों से पंगे ले लिए। नहीं तो क्या होता था सर, आर्मी चीफ कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता था। इसने सबके साथ एक साथ पंगे ले लिए। अब ये पंगे ले तो लिए सर, कितना टाइम लास्ट कर पाएगा? तो आप देखते हैं कि हर एक 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर कोई एक बड़ी चीज़ ऐसी करता है, जहाँ पर वो अपनी इन चीज़ों से गुर्बत जो चल रही है पाकिस्तान में, उसमें से वो नज़र हटाने की कोशिश करता है। तो जब भी ये होता है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यार, ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है पाकिस्तान में कहीं न कहीं टॉपिक चेंज करने का, कि भई इसके बारे में बात मत करो यार, उसमें उसमें चले जाओ। तो ये वही है। तीसरा सर, देखिए बुलेट प्रूफ, वो जो फ़ोटो मैंने भी देखी, आपने भी देखी, जो काँच के पीछे खड़ा है ये, अब देखिए सर, जी। क्या बोलें इसमें, कि भैया आप जर्नैलों के साथ बैठे हो, जो 55-60 साल के बंदे हैं खुद ही, ठीक है? 55-56 साल के तो होंगे जर्नैल। अब 55-56 साल के जर्नैलों से तुम डरते हो, तो मैं क्या बोलूँ आगे सर? इसकी क्या चीज़ें चलती है? बट यहाँ पर अंदर की मैं अगर बताऊँ आपको बात, तो कराची, भावलपुर और कोर कमांडर क्वेटा, 3 लोग थोड़े नाखुश हैं कि ये, यार ये चीज़ें ना करो, यहाँ पर जो चल रहा है ये चलेगा नहीं, हमारी बहुत हालत खराब होगी। और पेशावर वाला जो बंदा है, वो भी थोड़ा, उसने भी कुछ रिज़र्वेशंस बताई हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर से खबरें आ रही हैं। प्लस सबसे बड़ी क्या है सर, एक एक ये बोलते हैं बाबे, ठीक है? एक ग्रुप है लोगों का जिसको ये बाबे बोलते हैं। बाबे मतलब जो रिटायर हो चुके हैं। जो रिटायर वाले बंदे हैं, उनकी तरफ से काफ़ी रिज़र्वेशंस आनी शुरू हो गई हैं कि यार ये इतने सारे मत करो, आप अंदर भी पंगे ले रहे हो, बाहर भी ले रहे हो, थोड़ा ठंड मचाओ। ये इमरान खान को छोड़ो, थोड़ा-सा आप ढील छोड़ो, बिकॉज़ ऐसे आप नहीं खेल पाओगे। बट आसिम मुनीर एक ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे फँसा लिया है सर, अगर वो कहीं पे भी ढीला छोड़ेगा, उसको मार देंगे, और ये वो जानता है। तो वो अपने निकटतम लोगों को अपने पास रख रहा है। जो उसको पसंद नहीं आते, उनको वो दूर रख रहा है, और ये एक पॉलिटिक्स जो है, ये इनकी रैंक्स के अंदर शुरू हो चुका है। अब जैसी ये सियासत, जो पॉलिटिक्स बोलते हैं, कि ये रैंक के अंदर आ जाए, तो आप सोच लीजिए उसके बाद आर्मी के जो बड़े बंदे हैं, वो कितना फ़ोकस कर रहे होंगे नेशनल सिक्योरिटी पे, और कितना फ़ोकस कर रहे होंगे ये सब चीज़ें करने के। इसने अभी तक कोई थल सेना अध्यक्ष भी नहीं बनने दिया है शायद। पाकिस्तान में सर, जब भी ऐसा कोई मार्शल लॉ का बंदा आया है, तो पिछला वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैंने मुशर्रफ का नाम लिया तो उसी का ले लेते हैं। उसने खयानी या किसी को बनाया था, ठीक है? हाँ, कयानी। खयानी नहीं, उसी को खा लिया फिर, मुशर्रफ को।
तो मेरे को लगता है किसी को बनाएगा, बट एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, इसको भी पता होगा जिसको बनाएगा अगर उसको ज़्यादा इसने पावर दे दी है, तो वही खाएगा इसको। तो तभी आप देखिए इसने अपने आप को प्रेज़िडेंट नहीं बनाया, इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया। व्हेयरएज़ मुशर्रफ, अगर आपको याद होगा मुशर्रफ के ज़माने में एक पूरा डिबेट चलता था कि यार मुशर्रफ को यूनिफ़ॉर्म पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? मुशर्रफ प्रेज़िडेंट है, तो बिना यूनिफ़ॉर्म के प्रेज़िडेंट बनेगा कि यूनिफ़ॉर्म के साथ प्रेज़िडेंट बनेगा? ये पूरा जो एक कचरा चलता था पाकिस्तान में एक टाइम पे, इस डिबेट से ये थोड़ा हटना चाह रहा है। है तो सर बंदे में थोड़ा बहुत तो दिमाग है। जहाँ पर उसकी जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो कहीं न कहीं उसको सँभालने की कोशिश करता है क्योंकि उसने अपनी हिस्ट्री से सीखा है। बाकी उसके आगे दिमाग नहीं है क्योंकि उसको ये नहीं पता चल रहा जो चीज़ें वो कर रहा है उसको शॉर्ट टर्म में थोड़ा फ़ायदा दे दे, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल फ़ायदा नहीं देंगी। और वैसे भी सर ये अपनी सेकंड टर्म में है, ठीक है? पाकिस्तान में नॉर्मली क्या होता है सर, जो भी जर्नैल सेकंड टर्म में पहुँच जाता है, उसके बाद उसकी हवा हवा निकलनी शुरू हो जाती है। आपने बाजवा को भी देखा था। पहले बड़ा वो बिल्कुल। एग्रेसिव होता था, ये वो, उसके बाद जैसे ही वो सेकंड टर्म में पहुँचा, वहाँ से उसकी हवा निकलनी शुरू हो गई। लेकिन वो जो हवा निकलने का इनके पास ऑप्शन होता था, जहाँ पर ये अपना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते थे, थोड़ा पैसे-पूसे कमाना शुरू हो जाते थे, इसके पास वो ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देश इस टाइम पे उसका देश तो माफ़ी चाहूँगा मैं बोल रहा हूँ देश, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, बट जो जगह पे वो राज करता है, वो अ, थोड़ी हाथ से बाहर जा रही है, धीरे-धीरे करके। और अभी जैसे ईरान का चक्कर चल रहा है इधर पे, आप देखिए मिडल ईस्ट में चक्कर चल रहा है, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में से खिंच रहा है ये। तो अभी पूरा एक चक्कर मार के आया है। यमन गया था, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, उधर पे उसके बाद सऊदी अरेबिया गया, सऊदी अरेबिया में किसी किसी से मीटिंग-शीटिंग तो हो गई, बट एमबीएस के साथ कोई मीटिंग नहीं चल रही। दुबई गया, वहाँ तो किसी के साथ मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद ईरान गया, वहाँ पर बैठा थोड़ी देर, ये किसी के साथ मीटिंग-वूटिंग होगी। तो ये चारों तरफ भागने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से कुछ थोड़ी मेरे को लेजिटिमेसी मिल जाए। क्योंकि क्या होता है ना सर, पहले क्या था कि ये सबका एकदम डार्लिंग बन चुका था। अब वो डार्लिंग के लिए 2 लोगों के पास 5 मिनट नहीं है कि भैया बैठ जाओ यार मेरे साथ, ना, तो कोई बैठना नहीं चाहता अब इसके साथ। तो ये एक बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है इसके लिए। एंड तो इस तरफ जाए तो फँसे, उस तरफ जाए तो फँसे सर। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन का, आदि जी आपको नहीं लगता कि पूरी बदहवासी की स्थिति में हैं इस समय ये? इनको शायद ख्वाब में भी इस बात की उम्मीद थी नहीं कि भारत इतना ज़बरदस्त प्रहार करेगा और बिना मतलब नीचे ज़मीन पर लड़े हुए ही इनको सबक सिखा देगा। इसलिए ये भी भागे फिर रहे हैं। इनका जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, ये जुलाई में अमेरिका गया, इससे पहले अप्रैल में चीन गया, ये रोमानिया भी होकर के आया अक्टूबर में 22 और 23 अक्टूबर को। इसके अलावा ये संयुक्त अरब अमीरात में गया, ये 20 नवंबर को वहाँ पर था। सऊदी अरब में गया ये 8 जनवरी को, ये इराक भी गया 10 जनवरी को अभी। तो ये भागे फिर रहे हैं किस तलाश में? क्या चाह रहे हैं या कुछ जुटाने की कोशिश हो रही है? सर हथियार तो चाहिए ना सर। हथियार कहाँ से आएँगे सर? हथियार तो चाहिए इनको। दूसरा सर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ये सब जगह जा रहा है, इसका तो एक ही पर्पस है जो जो इन्होंने एक जो काफ़ी यू नो इन्होंने जो काफ़ी उल्टे काम करे हैं पूरे रीजन के अंदर, जहाँ पर इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक वो बना लिया, क्या नाम है? इन्होंने जो क्या है वो, पूरा जो एक डिफेंस पैक्ट और ये सब चीज़ें बना लिए। देखिए सर मैं आपको इसका पूरा गेम बताता हूँ। जो इस टाइम पे चल रहा है पूरे रीजन के अंदर वो ये है सर, कि एक नया अलायंस बन चुका है। ठीक है सर? वो है सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, कतर और अभी ईरान उसके अंदर आ रहा है। तो ये एक बड़ा अलायंस बन चुका है। दूसरा अलायंस है क्या नाम है आपका, ये है ना सर अपना यूएई, इज़राइल, अमेरिका, ग्रीस, साइप्रस, इन लोगों का। एंड उसमें कहीं न कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत एक रोल है। तो ये जो अलायंस यहाँ पे बन रहा है, इसके बीच में एक कॉमन फैक्टर क्या है सर? कॉमन फैक्टर एक ही है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो
एक उसको इस तरफ खींच रहा है, एक उसको उस तरफ खींच रहा है। तो ये एक तरह से उसको काफ़ी एक झटका भी लगता हुआ दिखता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ इसके अंदर क्या है सर कि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो इधर-उधर भाग रहा है, उसको हथियार चाहिए, उसको पैसे चाहिए एंड उसको ये पता है सर उसके साथ क्या होने वाला है आगे जाके। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और आप देखिए काफ़ी इनके जो एनालिस्ट हैं वो नजम सेठी है और ये जितने भी जो पाकिस्तानी आर्मी के हाँ, स्पोक्स की बात करते कहना हैं शुरू वो, कर दिया। हुँ। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि साहब अभी भारत का ये हमला आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इनकी जो हरकतें हैं सर दुनिया के अंदर, वो हरकतों के ऊपर भी अभी नज़र पड़नी शुरू हो चुकी है कि भाई साहब ये जो आप चीज़ें कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, आप ज़रा ठंडे हो जाओ। लेकिन सर ये इनको ये लगता है कि अमेरिका आके हमको थोड़ा बहुत बचा लेगा, राइट? एक वो जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है कि साहब अमेरिका आके मेरे को बचा लेगा, मैं ज़रा देख लूँगा। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर मैं आपको। इनकी जो वॉर फाइटिंग पॉलिसी है सर, इनकी वॉर फाइटिंग पॉलिसी के तहत इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम 14 दिन तक लड़ेंगे, उसके बाद अमेरिका या चाइना के पास किसी बार जाके बोलेंगे साहब हमको ज़रा बचा लो, नहीं तो हमारे पास देखो ये एटमी हथियार है, ये टेररिस्ट के पास चले जाएँगे और उसके लिए पैट-पूर पढ़ के जो भी करना है तुमको वो कर कुरा के वो एकदम अपना गेम सेट कर देंगे। तो इनकी हमेशा से ये तरकीब रही है कि कहीं न कहीं हम किसी न किसी के पल्ले में पड़ के अपने आप को बचा लेंगे। पिछली बारी चाइना के पल्ले में पड़े। चाइना ने आके थोड़ा बहुत लड़ा-लुड़ा, बट एक टाइम पे चाइना ने बोला यार भाई बंद करो, ये बेवकूफ सारा मेरे सारे हथियार तुमने तोड़ दिए, कर क्या रहे हो? हालत खराब कर दी तुमने मेरी। तो वो भी पीछे हो गया है। अब कितना चाइना यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो अभी रिसेंट ये क्या नाम है उसका इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार जो अमेरिका हुँ, गया हुँ। चाइना गया, उसको तो चाइना ने बोला भैया तुम बताओ किस साइड पे हो तुम? इधर हो कि उधर हो? तो अभी पाकिस्तान की जो एक 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 जो रोल बचा है सर, जो एक वो काम कर रहा है, वो बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ ना, हीरा मंडी का काम है। तो जिससे जो पैसे मिले उसकी तरफ काम कर दिया। अमेरिका ने बोला यार चाइनीज़ को ठोक दे जरा तजिकिस्तान में, इसने ड्रोन उड़ा के ठोक दिए वहाँ पर। अमेरिका ने बोला यार काम कर यार पाकिस्तान, तू थोड़ा-सा ना सामान भेज ईरान के प्रोटेस्ट के लिए, तो उसने वहाँ पर ईरान के प्रोटेस्ट के लिए सामान भेज दिया। अब ये तो सर डेस्परेशन ऑफ सर्वाइवल है, कितना टाइम चलेगा ये तो बात बड़ा और डेंजरस है। आदि जी ये जो शख्स काम घाटी वाला मसला है, इस पर भी जी। जनरल द्विवेदी से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो भई 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जो इल्लीगल था, अवैध था और ये पाकिस्तान की करतूत है, उसने वो हिस्सा चीन को दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये कांग्रेस वाले छाती पीट रहे हैं कि देखो चीन कहाँ तक घुस आया। सर पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने चैनल पे भी इसको कवर किया है कि आपको 2024-21 अक्टूबर के बाद 1000 किलोमीटर टेरिटरी मिली है, जो पहले नहीं थी आपके पास। ठीक है? आपके कंट्रोल में नहीं थी वो। तो ये एक देखिए सर, चाइना का जो इस टाइम पे गेम है, वो आपके साथ फिज़िकली डिसएंगेज करेगा, मतलब बॉर्डर के ऊपर आपके से थोड़ी ठंडक चाहता है, लेकिन पेपर के ऊपर आपके साथ थोड़ा लड़ाई करना चाहता है, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर रखना चाहता है। वो उसको पता है कि यार ये पाकिस्तान का प्रेशर जो था, वो तो थोड़ा इतना वीक हो गया है, तो उसको अपना ही एक प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। एंड उसको ये भी दिखता है कि अमेरिका के साथ आपके थोड़े प्रॉब्लम है। तो आप जैसे देखेंगे कल बीजेपी आरएसएस के साथ मीटिंग हो गई उनकी। अब ये जो हमारे ऑपोज़िशन वाले हैं सर, इनके पेट में क्यों जलन चल रही है, क्योंकि देखिए पहले तो बीजेपी आरएसएस के साथ मीटिंग हो गई, जो इनके साथ एमओयू साइन किया था। वो एमओयू शायद इनसे पूछता ही नहीं होगा चाइना कि यार तुमने साइन किया था, कुछ काम तो करा दो। तो वो पूछता ही नहीं होगा, तो उसकी थोड़ी जेलसी है। दूसरा असर क्या है, देखिए एक चीज़ इनको भी पता है, जितना क्लोज़नेस और ये साल ब्रिक्स का है सर, ठीक है? सो ब्रिक्स का है साल और ये साल में ब्रिक्स की जो मीटिंग होगी वो भारत के अंदर होगी। तो इन लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि यार साला अगर ब्रिक्स के चक्कर में यहाँ पर शी जिनपिंग और पुतिन दोनों आ गए, फिर तो इनके जो 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 अमेरिकन और ये जो वेस्ट के जितने भी बॉसेस हैं और जितने भी लोग इनके फंड सपोर्ट करते हैं, वो तो गुस्सा हो जाएँगे, यार साले तुम्हारे रहते हुए भी ये होता है तो क्या फ़ायदा तुम्हारा?
तो उसके लिए थोड़ी आवाज़ें उठानी शुरू हो गए कि देखो, ये देखो चीना के उसमें सो गए, हार गए, ये कर गए, वो कर गए। इसमें कोई गर्त नहीं है सर, क्योंकि पूरा देश जानता है एक चीज़ को कि किसके साथ किस तरह से चाइना के साथ आपने क्या किया था। वो कुछ 10 लोग होंगे पूरे देश के अंदर जिनको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है। तो ये तो सर रोने वाले का तो अब क्या बोलें सर। इनकी तो बिल्कुल। बोलते हैं नस्ल ही रोने की है, अब क्या कर सकते हैं। ये लोग भूल गए हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो 2012 में देमचोक में और देप्सांग के अंदर जो हमारे हाथ से गया था, उसके अंदर आप देखिए कहाँ पर सर? कहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी मिली है कि साहब आप जाके कहीं न कहीं दोबारा चीज़ें कर लें? कहीं पे भी नहीं है। आज जाके आप वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं और जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आप काम कर पा रहे हैं। पहले तो वो भी नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। जाने ही नहीं देते थे वो। तो आपने कहीं पे प्रेशर डाला है, उसी वजह से वो लोग खोल रहे हैं ना अभी जाके कि भैया नहीं, नहीं यार थोड़ा खोल देते हैं। हमको ये पंगे नहीं चाहिए। और कोई एक बंदा बोलता है हमको ये पंगे नहीं चाहिए, मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। इसका मतलब ये है कि उसको भी पता है यार कि साहब अभी पंगे-पुंगे ले लिए तो मेरे को भी ज़्यादा घाटा होगा, इसको तो होगा साला मेरे को भी ज़्यादा घाटा होगा। नहीं, नहीं यार थोड़ा दूर रखो इसको। बिल्कुल। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और उम्मीद है दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर।